हे गाइस, मूवी टू ड्रामा वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है और हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स 4 की, जो कि रिलीज हो चुका है सीजन 4। सारे एपिसोड आ चुके हैं और मैं अपने इस वीडियो में एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत 8 सितंबर 1969 से होती है, जहाँ हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरीज में डॉक्टर बैनर रेम्बो रूम में आते हैं और नंबर 10 को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसको अपने एक प्राइवेट रूम में ले आते हैं, जहां पर उसकी पावर टेस्ट करना शुरू करते हैं। नोटपैड पर कुछ ड्रॉ करते हैं जिसका आंसर 10 सही देता है। फिर डॉक्टर बैनर उसको डॉक्टर एलेक्स को ढूंढने को बोलते हैं और नंबर 10 उनको एक रूम में ढूंढ लेता है और फिर बताता है कि डॉक्टर एलेक्स नंबर 6 को ब्लॉक खिसकाना सिखा रहे हैं, जो कि रेड कलर का है। कुछ देर बाद वो बताता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है और इतनी देर में अलार्म बजने लगता है। डॉक्टर रेडियो पर गार्ड से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तभी रेडियो पर डॉक्टर को गन शॉट सुनाई देता है और फिर नंबर 10 उनको बताता है कि नंबर 6 और एलेक्स मर गए हैं, किसी ने उनको मार दिया है और उसको खून भी दिखाई देता है। फिर डॉक्टर को लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बाहर की लॉन से ही आ रही थी, और उनके ऊपर डोर आकर गिरता है। और फिर जब उनको होश आता है तो नंबर 10 भी मर चुका होता है। डॉक्टर बाहर की तरफ भागते हैं और देखते हैं उस लैब का हर एक मेंबर मरा पड़ा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत डर जाते हैं। डॉक्टर बहुत घबराए हुए आगे बढ़ते हैं और रेम्बो रूम तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि 11 वहाँ पर खून से लथपथ खड़ी रहती है और उनकी तरफ घूमती है। डॉक्टर बर्नर एल से कहते हैं, ये तुमने क्या किया? दोस्तों, अभी तक जितनी भी सीनें हुई, ये सारी सीनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही सीन आगे घूमकर फिर से आएगी, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी सीन पर पूरी स्टोरी डिपेंड करती है। अब तक के जितने भी सीजन आए हैं, सीजन 4, 1, 2, 3 सारे सीजन इसी सीन पर डिपेंड करते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में एल की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर स्टोरी 21 मार्च 1986 में चल रही थी। जी हाँ, इस ड्रामा की स्टोरी 1975 से 88 के बीच की ही सेट है। इस कैरेक्टर को एल और 11 के नाम से भी जाना जाता है और इसका तीसरा नाम जेन भी है। जेन सारे कैरेक्टर को बारी बारी इंट्रोड्यूस कराना शुरू करती है। इनमें विल और उसका भाई जोसेफ और उनकी माँ जोइस भी शामिल है। जोइस इस समय एक नई जॉब कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी से चल रही है। ये सारी बातें एल अपनी चिट्ठी में लिख रही है अपने फ्रेंड को बताने के लिए, जो कि माइक है। ये लोग अब बड़े हो चुके हैं, ये लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये लोग जोनाथन के फ्रेंड आर्गाई के साथ कॉलेज जाते हैं, जो कि एक पिज़्ज़ा का काम करता है, पिज़्ज़ा बनाने की कंपनी में काम करता है। जोनाथन की कार अभी ख़राब पड़ी हुई है। एल एक कॉलेज प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जो कि हिस्टोरिकल हीरो से संबंधित है। ये सारी बातें लेटर पर लिखी हुई है, जिसे माइक पढ़ रहा है अपने रूम में लेटा हुआ। एल के क्लास में एक ग्रुप है जो हमेशा एल को परेशान करता है, इसकी बाउंटी करता है। तभी उसके रूम में नैनी आती है और वो बताती है कि कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, बहुत जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास 30 सेकंड का टाइम है। माइकल जल्दी से चेंज करता है और बाइक लेकर कॉलेज को जाने लगता है। तो उसकी माँ उसे रात 9 बजे तक आने को बोलती है, क्योंकि नेक्स्ट डे माइक और माइकल को कैलिफोर्निया की फ़्लाइट पकड़नी होती है, क्योंकि कैलिफोर्निया में विलियम, जोनाथन, एल और उसकी माँ जोसेफ रहती हैं। ये उन्हीं से मिलने वहाँ जाएगा। माइक ने एक क्लब भी ज्वाइन किया हुआ जिसका नाम हेलफायर है। जी हाँ, वही जो इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का नाम भी हेलफायर ही है। माइक को आज रात अपने ग्रुप में भी जाना था, इसलिए वो देर से आने को कहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डस्टी को दिखाया जाता है। जी हाँ, वही मोटा डस्टी जो अब बड़ा हो चुका है। डस्टी किसी हैकर गर्ल से कॉलेज की एक फाइल हैक करने को बोलती है, क्योंकि डस्टी के ग्रेड बहुत कम आए हुए हैं और वो उसे चेंज करने को उससे बोलता है। इसके बाद मेरा फेवरेट कैरेक्टर स्टीव दिखाया जाता है। जी हाँ, स्टीव इस पूरी वेब सीरीज का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि वो हर बात मुसीबत के समय अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है और जो परफॉर्मेंस देता है वो माइंड ब्लोइंग है। तो स्टीव कार ड्राइव कर रहा है, उसके साथ रॉबिन है। दोनों लोग अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं और ये लोग हॉकिंस के कॉलेज जा रहे हैं। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं और वहां पर और भी टीचर और स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। फिर इसके बाद एक बस दिखाई जाती है जिसमें से मैक्स निकलती है। मैक्स तो आपको याद ही होगी अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है। तो मैक्स लास्ट सीजन में अपने भाई बिली को खो देती है। मैक्स अपने भाई को खोने का सदमा अब तक नहीं भुला पाई है। मैक्स से वहाँ पर खड़ी टीचर मिलती हैं और उससे पूछती हैं कि कल क्यों नहीं आई थी। तो मैक्स बहाना बना देती है
फिर कॉलेज का जिम दिखाया जाता है जहाँ पर बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन चल रही होती है। वहाँ पर रॉबिन भी बैंड में होती है और माइक और डस्टी भी होते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल के टीम में उनका लास्ट फ्रेंड लूकस भी होता है। लूकस कलवा तो आपको याद ही होगा। आज रात तीनों को हेलफायर क्लब की मीटिंग में जाना है। हेलफायर क्लब का ऑनर एडी है। बास्केटबॉल मैच भी आज ही होना है। माइक और डस्टिन लूकस से उसके बास्केटबॉल मैच को पोस्टपोन करने को बोलते हैं और लूकस भी वही सेम कहता है कि तुम लोग हेलफायर क्लब की मीटिंग को आज एडी से कहकर पोस्टपोन करवा लो। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ को एक डाकिया कुछ चिट्ठी देकर जाता है, साथ में एक बड़ा सा बॉक्स भी देता है। इस बॉक्स पर लगे स्टाम्प को देखकर जोसेफ चौंक जाती है, क्योंकि ये स्टाम्प रशिया की होती है। फिर वो जल्दी से उस बॉक्स को फाड़ती है तो अंदर से उसे एक डॉल मिलती है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर एल की क्लासमेट अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। उसके बाद एल का यानी जैन का नंबर आता है और इस प्रेजेंटेशन में हिस्टोरिकल हीरो के बारे में बताना है और एल ने अपना हीरो अपने डैड हॉपर को बताती है, क्योंकि वो जानती थी कि हॉपर ने लास्ट ईयर में बहुत से लोगों की जान बचाई थी और उसी जान बचाने के चक्कर में उसकी जान चली गई थी, ये एल को लगता है। वहीं पर सब उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि उसके डैड की जान आग लगने से गई थी, तो वो हिस्टोरिकल हीरो नहीं हुए। फिर नेक्स्ट सीन में मैक्स काउंसलर के पास जा रही होती है कि उसे बास्केटबॉल की चीयर लीडर क्रिसी बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। काउंसलर मैक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, उससे डिस्कस करते हैं कि जो भी परेशानी हो मुझे बता दो। पर मैक्स को अभी भी अपने भाई बिली की मौत की सीन दिखाई देती है, वो ये बात काउंसलर को नहीं बताती। फिर उसे बाहर लूकस मिलता है। लूकस उसे मैच का टिकट देता है, पर मैक्स वापस करके वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में उसे चीयर लीडर किसी की खांसने की आवाज़ सुनाई देती है, तो मैक्स उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो किसी मैक्स से बाहर जाने को बोलती है और मैक्स बाहर चली जाती है। फिर किसी को डोर नॉक का साउंड आता है तो उसे लगता है कि मैक्स डोर नॉक कर रही है और उसे जोर से जाने को बोलती है। फिर उसे उसकी माँ की आवाज़ आती है और फिर वॉशरूम में अचानक लाइट जलने बुझने लगती है। फिर बहुत डरावनी आवाज़ें आने लगती है और उसे एक डरावना पैर भी दिखाई देता है। वो डर के मारे चीखने लगती है, चले जाओ चले जाओ। फिर अचानक से सब शांत हो जाता है और वहाँ कोई नहीं होता है। और नेक्स्ट सीन में कॉलेज की कैंटीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एडी अपने ग्रुप के साथ बैठा हुआ है। उससे मिलने माइक और डस्टिन आते हैं, क्योंकि उनको सिफारिश करनी होती है हेलफायर की मीटिंग को पोस्टपोन करने की। डस्टिन एडी से बताता है कि लूकस आज रात को गेम में नहीं आ सकता है, तो आज का गेम पोस्टपोन कर दें। पर एडी कहता है कि गेम पोस्टपोन नहीं होगा, लूकस की जगह किसी और सब्स्टिट्यूट को लेकर आओ, और दोनों को डराकर भगा देता है। वही दूसरी तरफ जॉयस म्यूरे को कॉल करती है और डॉल वाली बात बताती है, तो म्यूरे उसे सलाह देता है कि उसके अंदर ट्रैकिंग आईडी या बम जैसा कुछ हो सकता है और उसे उस डॉल को दूर रखकर उस पर बड़ी सी चीज़ गिराने को बोलता है, जिससे कि अगर उसके अंदर बम हो तो वो फटे तो जो इसको कोई नुकसान ना हो। जो इस डॉल पर भारी चीज़ गिराकर उसे तोड़ देती है और उसके अंदर एक लेटर मिलता है। लेटर देखकर जॉयस बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस लेटर के अंदर होप जिंदा है ऐसा एक मैसेज लिखा हुआ था। म्यूरे को बताती है, तो फिर म्यूरे रसिया जाने का बंदोबस्त करता है। फिर जोनाथन को दिखाते हैं, वो और उसका फ्रेंड दोनों नैन्सी की बातें कर रहे होते हैं। वही सेम नैन्सी भी अपने न्यूज़ ऑफिस में एक कलीग के साथ बातें कर रही होती है। ये लोग लव लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि नैन्सी और जोनाथन के बारे में होती है। फिर कॉलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी कॉलेज के पास वाले एक जंगल में जाती है। वहाँ पर उसे पेड़ पर एक बहुत ही अजीब सी घड़ी दिखाई देती है, जो कि थोड़ा डरावना साउंड भी निकालती है, जिसमें से मकड़ियाँ निकलने लगती हैं और माहौल बहुत ही डरावना हो जाता है। गाइस, मुझे तो इस चैप्टर की हर सीन बहुत ही अच्छी लगती है, जिस तरह से दिखाई गई है, जिस तरह से क्रिएट की गई है, बहुत ही रोमांचकारी है। तो किसी डरकर पीछे भागती है, फिर वो एडी से टकराती है, फिर सामने देखती है तो कोई वॉच नहीं होती है। कृषि उस जंगल में एडी से ड्रग्स लेने के लिए आती है, क्योंकि कृषि को कुछ दिनों से डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वो ड्रग्स से उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। वो एडी से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स के लिए बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में एल को दिखाया जाता है, जो कि कॉलेज के बाहर जा रही होती है और उस रास्ते में पैर लगाकर एंजेला गिरा देती है, जिससे उसका प्रोजेक्ट टूट जाता है और एंजेला के फ्रेंड उसके प्रोजेक्ट पर पैर रखकर उसके फिगर को भी तोड़ देते हैं। और एल भी तेजी से उठकर अपनी शक्तियों का यूज़ करने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता है। फिर टीचर आकर एंजेला को अपने साथ ले जाती है उसको सजा देने के लिए।
कॉलेज की टीम लूकस की हेल्प से बास्केटबॉल मैच जीत लेती है। माइक और डस्टिन इधर लूकस के सिस्टर को हेलफायर क्लब में लूकस के प्लेस पर रख लेते हैं और ये लोग इधर अपना वेगना वाला गेम खेलने लगते हैं जिसमें एडी को लूकस की सिस्टर हरा देती है। नेक्स्ट सीन में मैक्स अपने घर पर होती है तो वो अपने कुत्ते को खाना खिलाने के लिए बाहर आती है और उसे दिखाई देता है कि उसके पास में रहने वाला लड़का एडी अपनी कार में किसी लड़की को लेकर घर में गया हुआ है। फिर एडी को दिखाते हैं उसके साथ क्रिसी है जो कि एडी से ड्रग्स लेने आई थी। एडी कड़क माल अपने घर पर ही रखता है इसलिए क्रिसी को घर लाया था। एडी दूसरी तरफ अपना कड़क माल ढूंढने के लिए चला जाता है और क्रिसी को इधर छोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद क्रिसी को फिर वही डरावनी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और डरावनी आवाज़ भी सुनाई देने लगती है और वो एडी को आवाज़ देती है पर उसे एडी की कोई आवाज़ वापस नहीं आती है। उसको वही घड़ी की आवाज़ भी आने लगती है, वो इधर उधर भागने लगती। फिर उसे उसकी माँ की आवाज़ भी सुनाई देती है। कुछ देर बाद उसके पिता भी उसको सोफे पर बैठे हुए दिखाई देते हैं जिनका मुँह सिला हुआ होता है। एडी को ड्रग मिल जाती है और वो क्रिसी को देने के लिए आता है पर वो जो देखता है उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। क्रिसी एक ही जगह पर खड़ी है पर कुछ सुन या देख नहीं रही है। एडी उसको कई बार आवाज़ देता है, पुकारता है पर क्रिसी का कोई जवाब नहीं आता है, जबकि क्रिसी को बहुत ही डरावनी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, बहुत ही अजीब चीज़ें भी उसको दिखाई दे रही होती हैं। क्रिसी के पास एक बहुत ही डरावना साया आता है जो उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है, मत रो क्रिसी, और उसको वो अपने हाथ से इशारा करके हवा में उठाता है। और इधर एडी के सामने भी क्रिसी हवा में उठती है और उसकी बॉडी की हड्डी एक एक करके टूटने लगती है जिसे देखकर एडी की हालत पतली हो जाती है और क्रिसी की वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह से ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके आगे की कहानी एपिसोड 2 में दिखाई जाएगी और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।